Okay, friends, once again, welcome back and very good evening to everybody. I hope you all are safe, your family member, your relative, your parents, your friends, all are safe, and you are enjoying this new era, this new way of learning. Friends, last lecture was very important. We are discussing chapter number 15, that is the last chapter, and we are particularly discussing the waves. In the last lecture, we had discussed about the speed of the mechanical wave. We know that there are two kind of mechanical waves are there, transverse and the longitudinal. Anybody know कि कोई मुझे बता सकता है कि ट्रांसवर्स वेव कौन से मीडियम में प्रोपोगेट कर सकते हैं? कोई बता पाएगा? जब ट्रांसवर्स वेव प्रोपोगेट होता है ना, तो मीडियम के अंदर शेप चेंज होता है, मतलब शियरिंग स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है. तो ऐसा किस मीडियम में पॉसिबल है? एनीबडी टेल मी? कोई बता पाएगा? ट्रांसवर्स वेव कैन प्रोपोगेट ओनली एंड ओनली इन द सॉलिड मीडियम. वो सॉलिड मीडियम में ही प्रोपोगेट कर पाता है. और किसी को पता है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स वेव इन द सॉलिड मीडियम? एनीबडी नो? दैट इज अ रूट टी बाई म्यू. चलो मुझे ये बताओगे वेर वेर द टी विल बी. टी क्या है? कोई बताएगा मुझे? ये फॉर्मूला में टी क्या है? फ्रेंड्स, आप मेरे साथ होमवर्क करते हो या नहीं करते हो? कोई बताएगा मुझे ये टी क्या है? इट इज अ टेंशन. एंड मुझे कोई बताएगा म्यू क्या है? It is a mass per length, that is a linear mass density. So this is the velocity of the transverse wave. अब आपको ये भी पता होगा कि longitudinal wave जो है ना, वो सारे मीडियम में प्रोपोगेट हो सकते हैं. उसका प्रोपोगेशन सॉलिड में भी हो सकता है एंड उसका प्रोपोगेशन फ्लूइड मीडियम में भी हो सकता है. तो अगर सॉलिड मीडियम में लॉन्जिट्यूडनल वेव प्रोपोगेट करते हैं तो उसका स्पीड का जो फॉर्मूला था, आपको पता होगा कि लॉन्जिट्यूडनल वेव्स का जो स्पीड का जो बेसिक फॉर्मूला था वो ये था कि रूट ई बाई रो था, मतलब इलास्टिक कांस्टेंट अपॉन डेंसिटी. बट अगर सॉलिड मीडियम की बात है तो इट विल बी अ रूट वाई बाई रो. एज अ इलास्टिक कांस्टेंट इट शुड बी अ यंग मॉडुलस. एंड इफ वी डील विद द फ्लूइड मीडियम देन द इलास्टिक कांस्टेंट बिकम्स बल्क मॉडुलस. तो ये बात थी. अब उसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया था कि भाई अगर साउंड वेव है तो साउंड वेव लॉन्जिट्यूडनल वेव्स ही है. एंड अगर वो एयर में प्रोपोगेट करते हैं तो मतलब वो फ्लूइड में ही प्रोपोगेट करते हैं. तो हमने ये सीखा था कि न्यूटन्स अजम्पशंस के द्वारा न्यूटन ने क्या अज्यूम किया था, याद है किसी को? कि जो ये साउंड वेव का जो प्रोपोगेशन है वो कैसा प्रोसेस है? आइसोथर्मल प्रोसेस है. Isothermal. And because of that the bulk modulus should be equals to isothermal bulk modulus, and that should be a pressure. So according to the Newton's formula, it should be a root p by rho according to the Newton's formula. एंड फिर किसने करेक्शन किया था फ्रेंड्स? करेक्शन किसने किया था? कोई बताएगा मुझे? Laplace. लैपलेस ने करेक्शन किया था. Adiabatic है. एंड उसने ये बताया था कि ये जो प्रोसेस है वो तो कैसा है भैया? Adiabatic. एडियाबेटिक प्रोसेस है.
तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि भाई एडियाबेटिक बल्ब मॉडुलस लेना चाहिए एंड दैट वाज इक्वल्स टू गामा पी। ठीक है, चलो क्या आपको ये चीज पता है फ्रेंड्स? ये सुन लो, हाँ के ना तो बोल दो। इज इट ओके अप टिल नाउ? आज फ्रेंड्स हम इसी के बेस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स ये चीज हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था एंड दैट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब हम आज का सबसे पहला थ्योरी डिस्कस करने वाले हैं। हमने ये चैप्टर के अंदर मेरे नोट्स के अंदर क्वेश्चन नंबर वी हैड डिस्कस्ड अप टू द क्वेश्चन नंबर 15 तक किया था। अब 16th क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि ऑब्टेन द फॉर्मूला ऑफ द स्पीड ऑफ अ साउंड इन द आइडियल गैस। अब आइडियल गैस के अंदर मुझे साउंड वेव का स्पीड फाइंड करना है। So that is what is the very first question, friend. We want to find the speed of the gas, the speed of the sound wave in the ideal gas. So friends, as you know, according to the Laplace correction, what is the formula of the speed of a sound wave? Root gamma p by rho. Am I right, friends? Now, जैसे ही आइडियल गैस लिखा हुआ है, नाउ फॉर आइडियल गैस, जैसे ही आइडियल गैस लिखा हुआ है तो आपके माइंड में कौन सा इक्वेशन आएगा? बोलो बोलो, कौन सा फॉर्मूला आपके माइंड में आएगा? PV इज इक्वल्स टू NRT और म्यू RT। अब मान लेते हैं कि 1 मोल है, ऐसा मान लेते हैं कि 1 मोल सब्सटेंस है, तो ये आपका हो जाएगा PV इज इक्वल्स टू RT। तो इन प्लेस ऑफ अ प्रेशर यू कैन राइट अ RT अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, नाउ पुटिंग दिस वैल्यू इन द इक्वेशन नंबर 1। So from equation number 1 it is very clear that now the formula becomes gamma upon rho, and in place of P I can write RT by volume. But friends, density into volume तो क्या होगा? mass, But mass of, हमने कितना अमाउंट कंसीडर किया है ऑलरेडी पहले से? हमने 1 mole. मास ऑफ द 1 मोल इज अ मोलर वेट, m नॉट कह सकते हैं इसको। Yes, sir. तो अब आपका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? रूट गामा RT अपॉन मोलर वेट। इज इट ओके फ्रेंड्स? Yes, sir. तो फ्रेंड्स इसके ऊपर से क्या पता लगा कि जो साउंड वेव है उसका जो स्पीड है वो टेम्परेचर के साथ वेरी करेगा। आई शुड से फॉर द गिवन गैस इट्स अ गामा। हाँ, गामा आपको पता है ना क्या है? CP बाई CV है, मतलब F+2 डिवाइड बाई F है। तो फ्रेंड्स गामा जो है वो CP बाई CV है, F+2 डिवाइड बाई F है। तो गामा जो है वो फॉर द गिवन गैस वो फिक्स्ड होता है, R भी फिक्स्ड होता है, m नॉट उसका मोलर वेट भी फिक्स्ड होता है। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि स्पीड ऑफ द साउंड वेव इन द गिवन गैस मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू द रूट टेम्परेचर। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? ये किसके लिए फॉर्मूला है फ्रेंड्स? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ Velocity of sound. speed of velocity of a sound wave in in Ideal gas. ideal gas. Friends, students are mash up with the RMS value
फ्रेंड्स देखो, you should not mash up with the RMS velocity of the gas. That is a different. Friends, don't mash up with RMS speed of a gas molecule, which is, अगर आपको याद हो तो VRMS is equals to root 3RT अपॉन मोलर वेट था। देखो दोनों फॉर्मूला ऑलमोस्ट सिमिलर आपको दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर लग रहा है, फर्क एक ही जगह पे है। कौन सी जगह पे फर्क है? कहां पे फर्क है? चेंज कहां पे है? तो बोले यहाँ पे गामा है और यहाँ पे क्या है? 3 है, बट दोनों चीज टोटली डिफरेंट है। ये क्या है? ये बोले गैस मोलेक्यूल का खुद का स्पीड है टेम्परेचर के साथ जो वेरी होता है। गैस मोलेक्यूल जो रूम टेम्परेचर पे जो रैंडमली मोशन में होते हैं ना, तो रैंडमनेस का जो वेलोसिटी है, आरएमएस वेलोसिटी, उसके बारे में ये बात है। और ऊपर वाला जो फॉर्मूला है वो किसके लिए है? वो तो हम जो बोलते हैं ना, साउंड हम जो बोलते हैं उसका गैस के अंदर स्पीड जो है उसके बारे में बात है। दोनों टोटली डिफरेंट चीज है। इज इट अंडरस्टूड फ्रेंड? Yes, sir. So friends, please don't mesh up with the speed of the sound wave in the gas medium and the RMS value of the gas molecule itself. वो दोनों अलग चीज है। दोनों का फॉर्मूला ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट चीज दोनों अलग है। इज इट अंडरस्टूड फ्रेंड? इज इट अंडरस्टूड? Yes, sir. फ्रेंड्स, क्या आप ये जानते हो कि P इज इक्वल्स टू आर टी रो अपॉन एम नॉट? ये जानते हो आप बच्ची? याद है? So can I say P proportional to density for temperature is constant? Yes or no? ठीक है, हाँ कि ना तो बोल दो। Yes, sir. So इसका मतलब ऐसा हुआ कि फॉर अ कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये जो P बाई रो का जो रेशियो है ना, वो भी कांस्टेंट रहेगा, बिकॉज P प्रोपोर्शनल टू रो है। एंड अगर ये P बाई रो का रेशियो कांस्टेंट है तो वेलोसिटी ऑफ द साउंड वेव वाज गिवन बाय रूट गामा P बाई रो। तो ये P बाई रो का रेशियो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ? Velocity भी constant है। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्रेंड्स, अगर कोई आइडियल गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उसके अंदर साउंड वेव का स्पीड भी Constant हो गया है। कांस्टेंट रहेगा, चाहे आप वॉल्यूम, चाहे आप प्रेशर को इंक्रीज करो या डिक्रीज करो। अगर आप प्रेशर को चेंज करोगे तो साइमल्टेनियसली डेंसिटी भी चेंज होगा, बट द रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है? Yes, sir. दूसरी बात ये है, देखो यहाँ पे, हाँ पहली बात वो टेम्परेचर के रूट पे डिपेंडेंट है। दूसरी बात ये है कि फॉर द कांस्टेंट टेम्परेचर इट इज रिमेनिंग कांस्टेंट। एंड तीसरी बात ये है कि अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो V प्रोपोर्शनल टू रूट डेंसिटी फॉर प्रेशर इज कांस्टेंट प्रेशर अगर है तो वो डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होगा। अब सोचो कि आपके पास दो टाइप के एयर है, एक ड्राई एयर है और दूसरा जो एयर है वो वेपर वाला है। मतलब वेपर वाला एयर का मतलब मॉइस्चर है। तो किसका डेंसिटी ज्यादा होगा? ड्राई एयर का ज्यादा होगा या मॉइस्चर वाला, मतलब वेपर वाला Dry एयर air का। का? देखो फ्रेंड्स, हाँ Velocity dry air का ज्यादा हो गया और moisture वाले का density ज्यादा हो गया। हाँ, देखो यहाँ पे बच्चे मिस्टेक करते हैं फ्रेंड्स। आ दुनिया बहुत खराब है। कभी कभी जीवन में जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं। चलो आपके घर पे आप वाटर को गर्म करते हो, बॉईल करते हो, तो जो वेपर बनता है, वो वेपर जो निकलता है वो ऊपर जाता है या नीचे जाता है?
ऊपर। ऊपर जाता है, तो मतलब वेपर का डेंसिटी ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। अरे वो ऊपर जा रहा है भैया, वो ऊपर जा रहा है तो मतलब उसका डेंसिटी ज्यादा होगा क्या? नो सर, कम हो गया। हाँ, तो वेपर वाला जो एयर है उसका डेंसिटी ड्राई एयर से कम हो गया। कम होता है। ठीक है, आपको माइंड में ऐसा लगता है पहली बार सुन के कि भाई वेपर का ही ज्यादा होगा ना, वेपर में तो वो वाटर के मोलिक्यूल्स होते हैं। बट भैया वो वाटर तो नहीं है ना, वो वेपर मोलिक्यूल्स है, और वेपर मोलिक्यूल्स का जो डेंसिटी होता है ना, वो नॉर्मल एयर से कम ही होता है। इसी की वजह से तो वो ऊपर जाता है, अदरवाइज तो वो नीचे नहीं आएगा। अगर वेपर का डेंसिटी वाकई में ज्यादा होता तो एट अ टाइम ऑफ बॉइलिंग द वाटर वेपर मस्ट बी गो डाउन। बट ऐसा होता तो नहीं है, ऊपर जाता है। मतलब क्या हुआ कि वेपर का डेंसिटी कम होता है। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि ड्राई एयर का डेंसिटी ज्यादा होगा वेपर से। तो वेलोसिटी स्पीड ऑफ द साउंड वेव कौन से एयर में ज्यादा होगा? वेलोसिटी मतलब वेपर स्पीड ऑफ वाले में। वेपर में। मतलब आपको अगर ऐसा बोलते ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हम एक बार विंटर के सीजन में बोलते हैं और एक बार हम मानसून के सीजन में बोलते हैं, तो हमारा जो साउंड वेव है उसका स्पीड कौन से सीजन में ज्यादा रहेगा? मानसून के सीजन में? मॉनसून। मानसून में ज्यादा रहेगा, बिकॉज वेपर मटेरियल में डेंसिटी कम होता है, मतलब स्पीड ज्यादा रहेगा। समझ में आया भैया? यस सर। सो बहुत ही अच्छी चीज है ये सब। मतलब तीन टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकते हैं एज ए एमसीक्यू थ्योरी के अंदर से। ठीक है, यस सर। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन नंबर जो 16 था वो हमने डिस्कस कर लिया। अब है ना, हम कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने वाले हैं based on the this previous based on the equation what up till now we had derived. So let's start to solve the numericals. Okay, illustration number 1, illustration number 1। तो उसके अंदर आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन से वेव्स ट्रांसफर्स है, कौन से लॉन्जिट्यूडनल है। आपको तीन चार केस दिए हुए हैं, देखो। आर यू एबल टू सी द क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 1 इन योर मोबाइल स्क्रीन और लैपटॉप स्क्रीन? यस। अच्छा, तो फ्रेंड्स देखो, आपको ये पता करना है कि ये कौन से वेव्स किसका टाइप क्या है। बट मैं आपको एक चीज बता दूं कि साउंड वेव जो होते हैं, साउंड वेव चाहे वो अल्ट्रासोनिक साउंड हो या किसी भी टाइप का साउंड हो, तो साउंड वेव ऑलवेज कैसे होते हैं? बोलो। तो साउंड वेव जो होते हैं ना, वो ऑलवेज लॉन्जिट्यूडनल होते हैं, चाहे वो अल्ट्रासोनिक साउंड है या कोई भी टाइप का साउंड हो। बट जो लाइट वेव है, रेडिएशन है, तो याद रखना है लाइट वेव हमेशा कैसा होता है, मतलब रेडियो वेव है या ट्रांसवर्स। माइक्रो, हाँ रेडियो वेव है, माइक्रोवेव है, इंफ्रारेड है, विजिबल रीजियन है, अल्ट्रावायलेट है, एक्सरेज है, गामा रेज है। मतलब ये जो भी रेडिएशन है, तो वो सारे जो वेव्स है वो ट्रांसफर्स होते हैं, वो आप माइंड में रखना। ठीक है, अदरवाइज ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, आप उसको शांति से रीड करना, यू विल बी गेटिंग द आइडिया। तो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। ठीक है, इज इट ओके? चलो, अब इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे आते हैं। Are you able to see the question number 2 in your mobile screen? यस सर। Okay, क्या लिखा है? The wave traveling along the string is described by the formula। हमको वेव का इक्वेशन दिया हुआ है, y is the function of t, y is the function of t is equals to 0.005 sin 80x minus 3t. This is in the meter. Friends, compare this formula with which formula, friends? Y is the function of x and t is equals to a sin, वेव इक्वेशन याद है ना, पॉजिटिव एक्स का?
kx minus omega t, yes or no? तो करना क्या है क्वेश्चन के अंदर, तो आपको तीन चार चीज फाइंड करनी है। एक तो एम्पलीट्यूड फाइंड करना है, तो फ्रेंड्स कंपैरिजन कर दो तो एम्पलीट्यूड मिल जाएगा आपको। क्या मिलेगा एम्पलीट्यूड बोलो? बोल भी दो, कंपेयर ही करना है ना, और कुछ नहीं है। तो व्हाट शुड बी द एम्पलीट्यूड, है कोई बताएगा? इसको इसके साथ कंपेयर करो और बताओ मुझे एम्पलीट्यूड क्या है। दिस वन इज एम्पलीट्यूड, तो व्हाट इज द एम्पलीट्यूड नाउ? अरे कंपेयर ही तो करना है। 0.005. 0.005 मीटर, कैन आई से इट इज अ 5 मिलीमीटर, ठीक है। चलो दूसरा मुझे क्या फाइंड करना है, आई नीड टू फाइंड द वेवलेंथ। चलो कंपैरिजन करो, तो फ्रेंड्स के मतलब वेव वेक्टर, तो ये जो वेव वेक्टर है वो क्या मिलेगा, के का वैल्यू। तो कंपेयर दिस टू फॉर्मूला, तो के के बदले यहाँ पे 80 है, तो वेव वेक्टर जो है वो 80 रेडियन पर मीटर। बट फ्रेंड्स वेव वेक्टर आपको पता है 2 पाई बाई लैम्डा होता है, सो ऑब्वियसली लैम्डा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई 80, मतलब 2 इंटू 3.14 डिवाइड बाई 80। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे ना तो आपको वेव लेंथ मीटर में मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इज इट ओके? हाँ कि ना तो बोल दो। Yes, sir. चलो तीसरा चीज हमको फाइंड करना है वो पीरियोडिक टाइम फाइंड करना है एंड फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। तो कंपेयर दिस वन, तो हमको एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा मिल जाएगा। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा का वैल्यू कंपैरिजन के द्वारा क्या मिलता है, देखो कंपेयर करो दोनों को। The value of the omega is 3, yes or no friends? Yes or no? तो ओमेगा तो भैया क्या होता है, 2 पाई एफ होता है। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 3 अपॉन 2 पाई, तो we'll get a 3 upon 2 into 3.14. So if you make it simplified you will get the answer, ठीक है। एंड फ्रेंड्स आपको पता है पीरियोडिक टाइम क्या होता है, कैपिटल टी इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ, यस और नो फ्रेंड्स। सो 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी कर दो तो आपका पीरियोडिक टाइम मिल जाएगा। करोगे फ्रेंड्स? क्या ये कैलकुलेशन मैं आपको होमवर्क में दे सकता हूँ? Yes, sir. ठीक है। और एक चीज फाइंड करना है हमको, और एक चीज फाइंड करना है, कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट y of the particle oscillating in the wave propagation at the distance 30 centimeter and t is equals to 20 second। तो 20 सेकेंड टाइम पे 30 सेंटीमीटर पे जो पार्टिकल पड़ा हुआ है उसका y डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो हमको फॉर्मूला तो पहले से ही दिया हुआ है, 0.05 साइन 80x माइनस 3t, ये फॉर्मूला दिया गया है, ठीक है। अब हमको पर्टिकुलरली x का वैल्यू क्या दिया है, तो बोले 30 सेंटीमीटर मतलब 0.3 मीटर, एंड t कौन सा दिया है, तो बोले 20 सेकेंड्स दिया हुआ है। तो पुटिंग दिस वैल्यूज, और हमारा टारगेट वही तो है कि हम x फाइंड करें। तो 0.005 साइन 80 मल्टीप्लाइड बाई 0.3, 3 मल्टीप्लाइड बाई 20, तो ये आपका 0.005 साइन 8 3 ज़ा 24 माइनस 23 ज़ा 60, 24 माइनस 60 मतलब माइनस 36, तो 0.005 साइन माइनस 36। अब फ्रेंड्स आपको पता होगा कि साइन जो है ना वो ऑड फंक्शन है, तो साइन ऑफ माइनस थीटा का जो होता है ना वो साइन थीटा होता है। वैसे कोस इज अ इवन फंक्शन, कोस ऑफ माइनस थीटा का कोस थीटा होता है। अब मैं बायोलॉजी वाले के लिए स्पेशली मैंने ये लिखा हुआ है,
तो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स को क्या करना है कि यही कहीं पे आपको नोट्स के अंदर लिख देना है। तो फ्रेंड्स ये माइनस को अगर निकालना है तो माइनस साइन इज अ ऑड फंक्शन, तो वो बाहर आ जाएगा। तो 0.005 साइन 36 रहेगा। बट फ्रेंड्स यू मस्ट रिमेंबर, एक चीज आपको याद रखना है कि व्हेन यू पुट द वैल्यू ऑफ द एक्स एंड जब आप x एंड ये t का वैल्यूज प्लेस करते हो ना, तो यहाँ पे जो एंगल मिलता है वो ऑलवेज आपको पता होना चाहिए कि वो रेडियन में होता है। तो बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ x and t इन एंगल दैट इज फेज, उसको फेज भी बोल सकते हैं साइन या कोसाइन फंक्शन का, देन एंगल इज ऑलवेज इन रेडियन। तो फ्रेंड्स ये रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो किसी को पता है रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? सेकंड चैप्टर में हमने डिस्कस कर लिया था कि अगर रेडियन को अगर 180 डिवाइड बाई पाई से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो वो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। 180 डिवाइड बाई पाई से कन्वर्ट करोगे ना तो वो हो जाएगा कन्वर्ट डिग्री में। अब फ्रेंड्स बताओ ना कैलकुलेट करके कि 180 इंटू 36 डिवाइड बाई 3.14, 180 इंटू 36 डिवाइड बाई 3.14। अच्छा एक काम करते हैं, मैं आपको सिंपल सा बताऊं, 36 डिवाइड बाई पाई इंटू 18 करो ना, क्या आता है? आपको पता होगा कि ओके मेक इट सिंपल फ्रेंड्स, आपको शायद पता होगा कि पाई स्क्वायर का वैल्यू जो है ना वो 10 अप्रोक्सीमेटली 10 आता है। तो ये 36 अपॉन पाई इंटू 18 इंटू 10, 10 के बदले पाई स्क्वायर लिख दूं चलेगा? बिकॉज पाई स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली 10। ठीक है? नहीं, हमको डिग्री में जाना है, वापस से रेडियन में क्यों आते हो? चलो मुझे ये बताओ ना फ्रेंड्स, ये इसका क्या आंसर आता है? कोई कैलकुलेशन करेगा? ये 36 इंटू 180 डिवाइड बाई 3.14 करेगा, करके देगा मुझे क्या आंसर आता है? कोई बताएगा मुझे? 36, अरे कैलकुलेट करके बताओ, 36 इंटू 180 डिवाइड बाई 3.14 क्या आता है? 2063.69। 3, फिर से बोलो। 2063.69। 69 मतलब अप्रोक्सीमेटली 7 डिग्री में। चलो ठीक है, ओके। फ्रेंड 6 इंटू 360, 360 इंटू 6 करो तो क्या आता है फ्रेंड्स? बोलो क्या आएगा? बोलो। बोलो भैया, ये बराबर है देखो तो, 360 इंटू 6 माइनस 96.3 करोगे तो ऊपर का आ जाएगा, देखो तो। यस सर वही आ रहा है। हाँ, अब ये इसका मतलब क्या हुआ पता चला आपको? 360 मतलब एक रोटेशन। ऐसे कितने रोटेशन हमने किए? 6 6। रोटेशन। तो 6 रोटेशन के बाद हम कौन से एंगल पे आएंगे? जो एंगल था वहीं पे आएंगे। तो ये मैथ्स वाला बच्चों को पता ही है, बट बायोलॉजी को मैं ऐसा समझा सकता हूँ कि भाई 6 रोटेशन के बाद जो एंगल था वही वापस आ जाएगा, एंगल था वही वापस आ जाएगा। साइन ऑफ 12 पाई, इसका वैल्यू है ना 12 पाई होता है, तो 12 पाई माइनस थीटा, तो साइन 12 पाई माइनस थीटा मतलब माइनस साइन थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.05 एंड यहाँ पे होगा साइन 96.3।
अब साइन 90 का जो वैल्यू होता है ना वो अप्रोक्सीमेटली 1 होता है, तो साइन 96.3 का भी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1 ही होगा, साइन 96.3 का भी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1 ही होगा। तो फाइनली आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो 0.005 मीटर मतलब 5 मिलीमीटर जैसा ही आएगा। ठीक है, तो इसमें था तो कुछ भी नहीं, यस सर। बट ये सॉल्यूशन थोड़ा एंगल का थोड़ा टिपिकल था। ठीक है, इज इट ओके फ्रेंड्स? यस सर। चलो अब हम है ना चलो क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे आते हैं। चलो Are you able to see the question number 3 in your mobile screen? यस सर। चलो स्टील वायर है, उसका हमको लेंथ दिया हुआ है, उसका मास भी दिया हुआ है भैया। तो फ्रेंड्स क्या हम इसके द्वारा लीनियर डेंसिटी फाइंड कर सकते हैं? लीनियर डेंसिटी यस म्यू सर। इज इक्वल्स टू मास अपॉन लेंथ। ठीक है, के अंदर टेंशन भी दिया हुआ है, टेंशन ऑफ स्ट्रिंग इज 60 न्यूटन एंड बताया गया है कि ट्रांसवर्स वेव है। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव? बोलो क्या होगा? रूट टी बाई म्यू होगा। तो क्या आपके पास टेंशन है भैया? क्या क्वेश्चन के अंदर टेंशन दिया हुआ है? हाँ के ना तो बोल दो। क्या आपने लीनियर मास डेंसिटी फाइंड कर सकते हो आप बाई एम बाई एल? एम भी दिया है, एल भी दिया है, तो ये दोनों चीज आप फाइंड कर सकते हो। तो जस्ट पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर। ठीक है भैया, इज इट ओके फ्रेंड्स? क्या ये करोगे यस आप खुद? सर। ये सॉल्व करोगे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके? ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। Estimate the speed of a sound wave in the air at a standard temperature and pressure. The mass of the air is of 1 mole is 29 into 10 raised to minus 3 kg by assuming Newton's formula and by Laplace correction। तो हम दोनों हिसाब से ये स्पीड फाइंड करेंगे। सो फ्रेंड्स according to the Newton's assumption, what is the speed of sound? क्या है, कोई बताएगा मुझे? रूट पी बाई रो। एम आई राइट फ्रेंड्स? अब एस टी पी पे जो प्रेशर है ना वो तो हमको पता है कि 1 एटमॉस्फेयर 1.013 10 टू 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है एंड डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब हमको मास दिया हुआ है 1 मोल का मास 29 दिया हुआ है, 1 मोल का मास 29 10 टू -3,
बट आपको पता होगा 1 मोल एसटीपी पे 1 मोल का वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ अ 1 मोल गैस एट एसटीपी, बोलो। 20.3। 22.3 नहीं आएगा, 4 आएगा। लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट भी करना पड़ेगा, तो लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे ना तो 10⁻³ लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर है ना वो 1.294 आएगा। इसको अगर कैलकुलेट करोगे ना तो 1.39294 आएगा। अब अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स फॉर्मूला, अ स्पीड ऑफ अ साउंड वेव, न्यूमरेटर में 1.013 10⁻5, डिनोमिनेटर में 1.294, इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे ना तो आपका आएगा आंसर 279.8 मीटर पर सेकेंड, विच इज नॉट मैचिंग विद द प्रैक्टिकल, which is not matching with the practical value. It is somehow 15% less than the practical value. Practical value से वो 15% कम है। तो अब कौन आएगा? अब कौन आएगा? बोलो। तो लाप्लास ने फॉर्मूला लाप्लास दिया रूट गामा पी बाई रो, तो मतलब रूट गामा इंटू रूट पी बाई रो। अब जो एयर है ना उसके लिए गामा का वैल्यू 1.41 होता है, गामा का वैल्यू 1.41 होता है। एंड रूट पी बाई रो तो अभी हमने डिस्कस किया 279.8, अभी हमने किया। तो करो तो 1.41 का रूट निकालो एंड इंटू 279.8 करो, तो क्या आता है देखो। तो 1.41 का रूट निकालो पहले और उसको 279.8 से मल्टीप्लाई करो। 332.24, ठीक है, विच इज मैचिंग विद द प्रैक्टिकल वैल्यू। ठीक है फ्रेंड्स, आया बात समझ में? यस सर। चलो अब हमें ना थोड़े एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। इलस्ट्रेशन 1 to 4 हमने कर दिए, मतलब जो थियोरी बेस्ड, मतलब जितने भी थियोरी अभी तक चले थे वो थियोरी के बेस पे इलस्ट्रेशन हो गए। अब कुछ न्यूमेरिकल्स हम एक्सरसाइज में से करेंगे। चलो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, are you able to see this question in your mobile screen? Yes or no? चलो आपको मास दिया हुआ है स्ट्रिंग का 2.5 kg, आपको लेंथ भी दिया हुआ है 20 मीटर। तो सबसे पहले आपको क्या मिल जाएगा? लीनियर मास डेंसिटी मिल जाएगा भैया। यस सर। टेंशन भी दिया हुआ है, 2.5 डिवाइड बाई 20 करोगे ना तो 0.125 आपको मिलेगा केजी पर मीटर में। चलो टेंशन आपको दिया हुआ है 200 न्यूटन। तो कैन यू फाइंड द स्पीड ऑफ द साउंड वेव, अरे सॉरी स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स वेव। वैसे ट्रांसवर्स वेव ही है ना, यस ट्रांसवर्स जड़ की है। तो क्या है स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स वेव भैया? रूट टी बाई म्यू। टी का वैल्यू आपको 200 है, डिवाइड बाई 0.125 करो। 200 डिवाइड बाई 0.125 का रूट निकालो तो क्या आंसर आ रहा है देखो तो। अब क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन ये है, 37.5। फिर से करो 200 डिवाइड बाई 0.125, उसका रूट निकालो फिर उसके बाद 40। एग्जैक्ट 40 आएगा, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है कि भाई नीचे ये जो स्ट्रिंग है ना उसके नीचे के एंड पे जर्क दिया हुआ है और वो जर्क धीमे धीमे ऊपर पहुंचेगा। तो ऊपर पहुंचने के लिए टाइम कितना लगेगा, मुझे टाइम फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आपको टाइम अगर फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा?
डिस्टेंस अपॉन स्पीड करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है, नीचे से स्ट्रिंग के नीचे जर्क प्रोड्यूस किया हुआ है तो ऊपर जाने के लिए उसको कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। तो बोले स्ट्रिंग का जो लेंथ है वही, तो स्ट्रिंग का लेंथ कितना दिया हुआ है, तो बोलो 20 दिया हुआ है। 20 मीटर। एंड स्पीड कितना लगा उसके लिए, स्पीड कितना है, बोले 40, तो व्हाट शुड बी द टाइम फॉर दैट, हाफ सेकेंड। 0.5 सेकेंड, ठीक है। इज इट अंडरस्टूड फ्रेंड? यस सर। चलो फ्रेंड्स, अभी जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं ना, वो ऑलरेडी नीट के एग्जाम में पूछा गया था। ऑलरेडी नीट के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। A stone is dropped from the top of the tower of the height 300 meter. Near the base of the tower is a pond is there near the base of the tower. तो मतलब क्या है कि ये टावर है, ये टावर है और टावर के नीचे है ना बेस है वाटर का, मतलब यहाँ पे पानी पड़ा हुआ है, ठीक है, ऐसा है। नीचे की साइड तो ऑब्वियसली ग्राउंड ही होगा। अब सोचो कि ऊपर से कोई बंदा स्टोन गिरा रहा है, तो अब क्या होगा, क्या कि स्टोन नीचे गिरेगा तो प्लैश प्रोड्यूस होगा और वो उसके कान में सुनाई देगा। तो when is the splash here, when is the splash here at the top। तो फ्रेंड्स देखो यहाँ पे दो इवेंट हो गए। सबसे पहले फर्स्ट इवेंट ये होगा कि स्टोन नीचे गिरेगा, तो उसके लिए कुछ टाइम लगेगा t1, और फिर स्टोन नीचे के गिरने के द्वारा यहाँ पे एक फ्लैश प्रोड्यूस होगा और वो आवाज कान में पहुंचने के लिए कुछ ना कुछ तो उसको डिस्टेंस ऊपर ट्रैवल करना पड़ेगा और फिर वो ट्रैवल करके ऊपर आवाज उसके कान में आएगा। तो मतलब दो इवेंट होगा यहाँ पे। तो अगर आपको टोटल टाइम फाइंड करना है, the time after which you can hear the flash, so that will be the time equals to the time of the drop of the stone plus time to reach the flash at the top of the tower। तो पहले स्टोन का कैलकुलेशन करना पड़ेगा और फिर उसके बाद फ्लैश मतलब जो आवाज प्रोड्यूस होती है उसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। दोनों का एडिशन करेंगे तो हमको जो टाइम है वो मिल जाएगा। चलो ये क्वेश्चन समझ में आया सबसे पहले, क्या फ्रेंड्स ये क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम क्या करेंगे, we'll find the time for stone to drop। तो सबसे पहले स्टोन गिरने के लिए कितना टाइम लगेगा वो फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हमको हाइट दिया हुआ है, डिस्टेंस मतलब हमको पता है कि 300 मीटर है एंड उसको फ्री फॉल करा रहा है। फ्री फॉल करा है मतलब इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, डिस्टेंस हमको पता है दैट इज इक्वल्स टू 300। तो कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा हमको, टाइम फाइंड करना है। ये अंडर द ग्रेविटी है, तो बताओ भैया कौन सा फॉर्मूला लगेगा। V naught T plus 1/2। 0 प्लस हाफ GT स्क्वायर, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2D के बदले H लिखते हैं, D के बदले H लिखते हैं 2H/G। आप है ना ये फॉर्मूला भी एज ए आप शॉर्टकट याद रख सकते हो कि कोई भी H हाइट से कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉप हो रहा है
तो उसका टाइम ड्रॉप होने का कितना, तो √2h/g, ये बहुत बार यूज करने में आता है, तो यू कैन रिमेंबर एज अ शॉर्टकट एज वेल इफ यू विश। तो ये हमारा टाइम t1 मिल गया हमको। √2h का वैल्यू 300 डिवाइड बाई 9.8। चलो 600 डिवाइड बाई 9.8 का रूट निकालो, देखो तो क्या आता है। 600 डिवाइड बाई 9.8, फिर रूट निकालो, देखो तो क्या आ रहा है। बोलो, निकला रूट 600 डिवाइड बाई 9.8, उसका रूट क्या आ रहा है 7.8। 7.8। चलो केस 1 खत्म। अब केस नंबर 2, फॉर द फ्लैश टू रीच द टॉप। तो ये जो फ्लैश है ना, वो साउंड वेव है, एंड साउंड वेव का वेलोसिटी कांस्टेंट है भैया, उसका तो वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए तो d इक्वल्स टू vt लगेगा। साउंड वेव जो है ना, उसको ग्रेविटी इफेक्ट नहीं करता है, वो तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव होता है। तो t इक्वल्स टू d/v, d का वैल्यू हमको दिया हुआ है 300, वेलोसिटी 340 है, तो फिर क्या मिलता है देखो तो। बोलो क्या आएगा आंसर, आ रहा है देखो तो। ठीक है 0.88 आ रहा है ना, बराबर है, देखो तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। Am I audible to you friends? 8.68। Okay, am I audible to you friends? यस सर। Yes, sir. चलो, so friends, it is a very good question. चलो come to the next question. Question number 3. A steel wire has a length of 12 meter and mass of 2.1 kg. देखो वापस से हमको लेंथ दिया हुआ है, मास दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स लेंथ एंड मास दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली हम क्या कर सकते हैं, बोलो लेंथ है मास है, तो हम क्या कर सकते हैं, बोलो भैया। लीनियर मास डेंसिटी। लेंथ 12 मीटर, मास 2.1 kg, तो लीनियर मास डेंसिटी मास अपॉन लेंथ कर सकते हैं। और ट्रांसवर्स वेव है, तो ऑब्वियसली फ्रेंड्स ट्रांसवर्स वेव का वेलोसिटी क्या होता है, बोलो क्या होता है, √t/μ, ठीक है। अब हमको यहाँ पे स्पीड कितना लेना है, तो बोले ये ट्रांसवर्स वेव का जो स्पीड है ना, वो स्पीड ऑफ साउंड वेव जितना ही लेना है, मतलब वो 20 सेल्सियस पे टेम्परेचर पे जो स्पीड होता है ना साउंड का, मतलब 320/43 वही लेना है। तो फ्रेंड्स आपको मतलब स्पीड दिया हुआ है ट्रांसवर्स वेव का, म्यू आप फाइंड कर सकते हो। तो कैन यू फाइंड दैट टेंशन, इसको v² = t/μ करेंगे,
तो ऑब्वियसली टेंशन फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, वेलोसिटी का स्क्वायर इनटू म्यू, तो करोगे तो आपको टेंशन न्यूटन में मिल जाएगा, ठीक है। इज इट ओके फ्रेंड्स? यस सर। देखो ये स्पीड ऑफ द साउंड वेव 20 सेल्सियस हमको दिया हुआ है, कैन बी फाउंड, कैन ऑल्सो बी फाउंड। अगर वो नहीं दिया है तो भी हम उसको फाइंड कर सकते हैं। कैसे? वैसे हमको इस क्वेश्चन में तो दिया हुआ है, बट अगर नहीं दिया है तो भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो आपको पता है कि स्पीड ऑफ द साउंड वेव कैसा है, कैसा होता है, तो रूट गामा आर टी अपॉन मोलर वेट, याद है। गामा का वैल्यू 1.41, आर का वैल्यू 8.31, टेम्परेचर 20 सेल्सियस, मतलब सेल्सियस नहीं चलेगा, उसको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा 293, एंड मोलर वेट ऑफ गैस आपको पता है, अभी हमने एक न्यूमेरिकल में डिस्कस किया था, वो 29 10⁻³ होता है। तो अगर इसका सिंप्लीफाई करोगे ना तो यू विल डेफिनेटली गेट इट इज अ 343 समथिंग आपको मिल जाएगा अप्रोक्सीमेटली। तो व्हाट आई वांट टू से इज दैट हियर यू हैड प्रोवाइडेड the speed of the sound wave, but probably it is possible that it may not be given. Okay, then you can separately find the speed of the sound wave, and then after you can compare the with the formula. Okay friends, समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? Is it understood friend? यहां तक सब कुछ समझ में आया? Am I audible to you Yes. friends? अच्छा अच्छा, तो Yes. क्वेश्चन नंबर 4 देखो। तो ये क्वेश्चन क्या हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है? एक बार चेक करो तो। आज जो हमने थ्योरी टॉपिक डिस्कस किया ना, वो यही तो था। देखो एक बार, आज जो Yes, हमने sir. थ्योरी टॉपिक जो डिस्कस किया, इसमें ये 3 चीज ही तो हमने की थी। यस और नो फ्रेंड्स? देखो तो ये 3 कंक्लूजन हमने डिराइव किए थे, याद है आपको, कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द Yes. प्रेशर, बट यहाँ पे लिखना चाहिए इन विच कंडीशन, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इंक्रीज विद द टेम्परेचर हमने प्रूव कर दिया था कि v प्रोपोर्शनल टू रूट टी होता है, एंड ह्यूमिडिटी के साथ भी इंक्रीज होता है, वो भी हमने डिस्कस किया था कि भाई ह्यूमिडिटी बढ़ेगा तो डेंसिटी डिक्रीज होगा, तो v बढ़ेगा। ठीक है, क्या हमने ये तीनों चीज डिस्कस किया था? हाँ कि ना तो बोल दो। Yes, और नो? sir. चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ऐसा है कि चलो फ्रेंड्स, इसमें कुछ है नहीं। You had learnt that the traveling wave can be given by the formula in the form of x minus vt. So friends, as you know, if you remember, the formula of the traveling wave is equals to a sine kx minus omega t, and it's a different form. If you remember the different form, if we take a k common, it is a x minus omega t by k. k को मैंने कॉमन ले लिया, बट ओमेगा बाई के तो वेलोसिटी है, तो साइन k इंटू एक्स माइनस वेलोसिटी इंटू टी। आपको पता है कि ओमेगा बाई के तो v है, ओमेगा बाई के इज इक्वल टू v। वैसे हमने डिफरेंट फॉर्म ऑफ द ट्रैवलिंग वेव के अंदर ये चीज हमने डिस्कस किया हुआ है। तो अगर
पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में प्रोपोगेटिंग वेव है तो उसका जो वेव इक्वेशन है दैट इज द फंक्शन ऑफ एक्स माइनस वी टी। एंड अगर नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रहा है तो y इज द फंक्शन ऑफ x प्लस वी टी। तो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, you had learned that the traveling wave, the dimensional formula is y is the function of x and t can be represented by x minus vt or x plus v, that is a combination of function of plus or minus vt। तो ये हमको पता है, हाँ वो इंफॉर्मेशन हमको दिया है, वैसे हमको पता भी है, बट ये फंक्शन कौन सा होना चाहिए, दैट मस्ट बी अ साइन और साइन फंक्शन। कोसाइन फंक्शन, ठीक है। तो इसका उल्टा पूछा है कि इज दिस कन्वर्स इज ट्रू, मतलब जितने भी f इज द फंक्शन ऑफ x और प्लस और माइनस vt है वो ट्रैवलिंग वेव है, ऐसा पूछा है। जितने भी f इज द फंक्शन ऑफ x प्लस और माइनस vt है क्या वो ट्रैवलिंग वेव होंगे, तो इसका आंसर क्या आएगा, नो, बिकॉज ओनली विच फंक्शन विल बी इंडिकेटिंग द ट्रैवलिंग वेव, ओनली विच फंक्शन इंडिकेटिंग द ट्रैवलिंग वेव, साइन और कोसाइन। सारे फंक्शंस जो x प्लस और माइनस vt है वो सारे ट्रैवलिंग वेव नहीं है, हाँ वो फंक्शन मस्ट बी, दैट फंक्शन मस्ट बी साइन और कोसाइन, तो उसका उल्टा ट्रू नहीं है। दूसरा, नीचे जो दिया हुआ है उसको एग्जामिन करना है आपको कि क्या वो ट्रैवलिंग वेव है, तो एक भी ट्रैवलिंग वेव नहीं है, बिकॉज एक में भी साइन या कोसाइन फंक्शन नहीं आ रहा है, मतलब इसमें जितने भी ऑप्शन दिया हुआ है उसमें एक भी ऑप्शन ट्रैवलिंग वेव रिप्रेजेंट कर रहा नहीं है। इज इट ओके फ्रेंड्स? इज इट अंडरस्टूड? ठीक है फ्रेंड्स, am I audible to you? Am I audible to you friends? आवाज आ रही है? चलो, क्वेश्चन नंबर 6 and that is the last question of the today's lecture. A bat emits ultrasonic sound wave of the frequency 1000 kilohertz. फ्रीक्वेंसी आपको दिया हुआ है 1000 kilohertz। फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज बता दूं कि when the ray is traveling from one medium to other medium, कोई भी रे एक मीडियम से अगर दूसरे मीडियम में जाते हैं ना तो उसका फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, उसका वेवलेंथ ही ऐसा पैरामीटर है जो चेंज होगा। when the ray is enter from one medium to other medium, its frequency does not change, only its a wavelength that is going to be changed. So friends, देखो ये दिखा रहा है आपको, when the wave enter from one medium to other medium, its frequency does not change but its speed and wavelength get changed. Is that clear? ये एक रूल है। हाँ, अगर आपको फ्रीक्वेंसी चेंज करना है तो आपको सोर्स को चेंज करना पड़ेगा, सोर्स अगर चेंज होगा तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगा। अब यहां पे क्या दिया हुआ है देखो, तो यहां पे ऐसा दिया हुआ है कि यहां पे ऐसा दिया हुआ है भैया कि एक बैट के द्वारा जो अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो है ना वाटर के अंदर जा रहा है, और वो देखो वाटर के अंदर जाता है और दो चीज होती है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक उसका कुछ रिफ्लेक्शन भी होगा और दूसरा उसका ट्रांसमिशन भी होगा, मतलब अंदर भी जाएगा। ये एक रूल है फ्रेंड्स, whenever the ray is enter from one medium to other medium, it gets reflected as well as refracted, रिफ्रैक्शन भी होगा रिफ्लेक्शन भी होगा, ऐसा रूल है।
तो फ्रेंड्स क्वेश्चन ये है कि रिफ्लेक्टेड साउंड एंड ट्रांसमिटेड, मतलब दूसरे मीडियम में जो जा रहा है, ट्रांसमिटेड साउंड, दोनों का मुझे स्पीड फाइंड करना है। मतलब दोनों का स्पीड दिया हुआ है, मुझे वेवलेंथ फाइंड करना है, दोनों में वेवलेंथ फाइंड करना है। तो मुझे रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड दोनों का वेवलेंथ फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं होने वाला है, फ्रीक्वेंसी एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में चेंज नहीं होगा। अब आपको पता है कि v इक्वल्स टू एफ लैम्डा, तो लैम्डा फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। तो लैम्डा फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भैया, V/F। तो दोनों मीडियम, देखो फ्रीक्वेंसी तो वही रहेगा, बट दोनों मीडियम का आपको स्पीड दिया हुआ है। एयर के मीडियम में 340 है स्पीड, और दूसरे वाटर के मीडियम में 1486 है। तो क्या दोनों मीडियम के वेवलेंथ आपको फाइंड कर सकते हो आप? जस्ट यू हैव टू पुट द वैल्यूज ऑफ द स्पीड एंड द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी तो दिया हुआ है आपको 1000 किलोहर्ट्ज, स्पीड भी दिया हुआ है, तो क्या आप ये दोनों चीज फाइंड कर सकते हो? इज इट ओके? यस सर। तो फ्रेंड्स आज हमने है ना एक थ्योरी क्वेश्चन, बहुत ही इंटेलिजेंट क्वेश्चन एक डिस्कस किया, थ्योरी क्वेश्चन। एंड हमने 10 न्यूमेरिकल इलस्ट्रेशन नंबर 1 to 4 एंड एक्सरसाइज के 1 to 6 10 न्यूमेरिकल हमने डिस्कस किए। आज का सेशन मैं अभी यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ फ्रेंड।